हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। और अब तक हमने क्या डिस्कशन किया था, हम इससे पहले कर रहे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो आई होप मैंने आपको 3 दिन का ब्रेक दिया था और अब तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो सभी लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की होगी, माइट बी पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि नहीं भी की हो, सोचा होगा कि मैम की क्लासेस नहीं डाल रही हैं तो छोड़ो छोड़ो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट हो तो मुझे इस क्लास के लास्ट में बताना या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तब तक हम आगे की क्लासेस डिस्कस करते हैं। अब हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर है 11। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर 11, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, चैप्टर 11 ही, हाँ चैप्टर 11 ही है ये, ठीक है। तो ये क्लास 7th का, अब हमारी किताब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, हमारे पास बहुत ही कम चैप्टर्स जो है हमारे रिमेनिंग है, हार्डली 2 और 3 चैप्टर्स आर रिमेनिंग, ठीक है। तो अब मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। तो हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। आपने पेरीमीटर के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है। एरिया के बारे में भी आप सबने सुना होगा, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एरिया के बारे में सुना होगा, पेरीमीटर के बारे में भी सुना होगा। तो हम एरिया और पेरीमीटर डिस्कस करेंगे डिफरेंट फिगर्स के, लाइक सर्कल हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, ये सब, ठीक है। तो इन सब के एरिया डिस्कशन होगा, स्क्वायर्स का, रेक्टेंगल्स का, देन ट्राइंगल्स, देन पैरेललोग्राम, देन सर्कल, देन सेमी सर्कल, राइट। फिर हम इसके बाद इन्हीं सभी के पेरीमीटर्स को डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, राइट, पैरेललोग्राम में से ही हम ट्राइंगल का एरिया बना देते हैं और पैरेललोग्राम का एरिया हम रेक्टेंगल से बना देते हैं। तो दीज ऑल एरियाज आर काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड। अब हम पेरीमीटर और एरिया निकालना क्यों पढ़ते हैं, सोचा कभी, नहीं सोचा, ठीक है। तो अब पता चलेगा क्लास में कि क्यों करते हैं। फिर हम सीखेंगे कि फेंसिंग की कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा शायद उसके आंसर्स यहीं कहीं छुपे हुए हैं, जैसे कि अगर हमको पेरीमीटर पता चल जाए किसी भी एरिया, किसी भी जगह का, जैसे आप सपोज़ कहीं रहते हैं और आपको उसकी चारों तरफ फेंसिंग करवानी है। फेंसिंग का मतलब सारे स्टूडेंट्स को समझ में आता है। फेंसिंग का मतलब होता है कि उसकी चारों तरफ से बंद करवा देना, लाइक घेराबंदी टाइप्स, है ना। फिर हमको निकालना है कि पेंट करवाना है, पेंटिंग की कॉस्ट क्या होगी ये निकालना है। सपोज स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, पेंटिंग की PAINTING है ना, एक एक्स्ट्रा ए लग रहा था, उसको हटा दिया मैंने। और सपोज, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सीखेंगे हम, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। और उसके बाद जो हम पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे हम कुछ एप्लीकेशंस, जो हम सीखेंगे उसकी एप्लीकेशंस की भाई वो डेली लाइफ में यूज़ कहाँ हो रही है, तभी तो हम ना सीखेंगे उसको। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स बड़े होके IAS SSC किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने वाले, तो वो तो बहुत ही ध्यान से, स्पेशली बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनका फेवरेट होता है। तो वो एक या दो क्वेश्चंस वो डालते ही डालते हैं, ठीक है। चलो, सो शैल वी स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एरिया का क्या मतलब है, व्हाट इज एरिया। देखो, हमने सारी क्लासेस में हमने जो भी अभी मैंने आपको बताया था, जो क्लास 7th है, सिर्फ उसमें टर्म्स से ही आपको फैमिलियर करा रही है NCERT की, टर्म्स का क्या मतलब है। उसके बाद क्लास 8th में उसका हम एलॉबरेशन सीखेंगे, फिर 9th एंड 10th में विल सी द एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एरिया का क्या मतलब होता है, तो इसमें क्या लिख रखा है, द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन फिगर, ठीक है। अब मैं जैसे आपसे कहूँ डस्टर, ठीक है, आप डस्टर, सब लोग स्कूल तो जाते हैं, तो जैसे डस्टर है, तो डस्टर को जब हम बोर्ड पे रखा, मैंने ये बना दिया बोर्ड, ये वाइट बोर्ड है, ठीक है। अब ये डस्टर बनाया मैंने सपोज, तो ये डस्टर जो है, ये जो बोर्ड पे कितनी जगह जो ले रहा है, ये जगह पूरी इसकी इसने अपनी ले ली, अपनी ऑक्यूपाई कर ली है ये वाला एरिया। तो इसको क्या बोलते हैं, जो इसने जगह डस्टर ने बोर्ड पे ली है, इसको बोलते हैं हम एरिया। ये तो मैंने आपको डस्टर और ब्लैक बोर्ड के एग्जाम्पल से समझा दिया। अब जैसे मैं बात करूँ, एक कोई मैंने फ़ोटो ली, ठीक है, फ़ोटो लो, मार्कशीट लो, मार्कशीट को हर कोई लेमिनेट करवाता है, तो जो लेमिनेशन होती है वो सिर्फ क्या बाउंड्रीज़ पे होती है या कंप्लीट पूरे की लेमिनेशन होती है, पूरे की होती है। इसका मतलब अगर आपको एरिया पता चल जाए तो आपको लेमिनेशन भी पता चल जाएगा कि लेमिनेशन क्या हुआ, एरिया कवर करती है। अब मैं यही कहूँ, इस फोटो का मुझे क्या बनवानी है, मुझे फ्रेम करवानी है, ठीक है।
तो जो फ्रेम बनेगी, तो वो फ्रेम जो बनेगी वो इसके लेंथ के ही और ब्रेड्थ के आसपास ही बनेगी ना, आउटर वाले एरिया, बीच में जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है उसके लिए नहीं बनेगी। तो फ्रेमिंग क्या हो गया इसका, पैरामीटर। अब जैसे देखें कि कोई भी फिगर ले लिया, लाइक सपोज दिस फिगर, सर्कुलर शेप, क्लियर, ये सर्कुलर शेप है, एक फिगर ले लिया। अब मैं कहूँ कि पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर, यानी कि ये और ये, इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर। इन द सेम वे मैंने एक क्यूब बनाया, ये क्यूबॉइड कह लो, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है कि क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और क्यूबॉइड की अनइक्वल होती हैं। तो ये क्यूबॉइड बनाया है, तो क्यूबॉइड का पैरामीटर क्या होगा कि हम सारी साइड्स को जो है उसकी लेंथ को सम अप कर दें तो पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद हम इनके एप्लीकेशंस देखेंगे, तब तक मैं आपको कुछ फिगर्स लेती हूँ और उनके एरिया और पैरामीटर के बारे में आपको बता देती हूँ। वैसे जैसे आपको पता होगा ये स्क्वायर है, इसकी ये साइड है, और तो उसकी स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की तो ये प्रॉपर्टी होती है ना कि स्क्वायर की 4 साइड से इक्वल होती हैं, सब जानते हैं, और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी पता है सबको। तो इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब एरिया का मतलब, एरिया सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसने जो जगह मतलब ये जो जहाँ पर भी रखा हुआ है तो ये कुछ रीजन ऑक्यूपाई करेगा, तो उस रीजन की हमको वो निकालनी है कि कितना रीजन ही ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसका मतलब कि साइड क्या है, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर वुड बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब बात आती है पैरामीटर की, तो पैरामीटर कैसे निकालें, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी ए, तो क्या हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 4a। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, तो लेंथ ऑफ वन साइड कितनी है, ए, तो आंसर क्या हो गया 4a। क्लियर है। अब देखो जैसे मैंने फिगर चेंज कर दिया, थोड़ा सा कर दिया क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती है, अनइक्वल होती हैं। तो साइड एक लेंथ है एक ब्रेथ है, मल्टीप्लाई कर दी, है ना। अब पैरामीटर कैसे निकालेगा, चारों साइड जोड़ दो, तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी, तो हमने इनको जोड़ा, तो जो कॉमन जो हमारे एक जैसे हैं हमने उनको जोड़ दिया, 2l और ये 2b, फिर क्या हुआ, फिर 2 कॉमन ले लिया जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो l प्लस बी क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट फिगर आता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाए, मुझे तो अब तक सिर्फ यही पता था कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, पर इस साइड की लेंथ तो नहीं पता, क्या करें। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक क्या कर रही हूँ, परपेंडिकुलर डाल दूँ, या मैं कह दूँ कि ये इस जो ये साइड है और ये साइड के बीच की जो हाइट है आप वो ले लो, तो जो स्लांटिंग जो है वो तो हाइट नहीं होती है, हाइट तो एक परपेंडिकुलर ही होती है। तो हमने क्या करा, कोई बेस लेते हैं और उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड दी एच। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो गया पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। दोबारा बता देती हूँ कि बेस लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हाइट जो है वो दो क्या बोलते हैं पैरेलल साइड्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे, हाइट। और वो कैसे निकालेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपने बेस क्या लिया है, तो उस बेस के जो जस्ट अपोजिट वर्टेक्स है, बेस के जो जस्ट अपोजिट वर्टेक्स है उससे हम एक क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, तो वो जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो देन इट इज़ कॉल्ड बेस इनटू हाइट एंड दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सारी साइड्स को सम अप करके। ठीक है, अब इसी पैरेललोग्राम को अगर मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में आया मैं इसको डायगनली कट कर दूँ तो ये 2 ट्राइंगल निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया है जो है होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। इसका मतलब कि 2 ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं और ट्राइंगल को ऐसे लिखते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपकी ट्राइंगल का एरिया निकालो आप, तो ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल देंगे, ये 2 डिवीजन में चल जाएगा और हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हाफ लगा दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्लियर है, और इसी ट्राइंगल का अगर आपसे पूछा जाए पैरामीटर क्या होगा, तो सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल में पैरामीटर को बोलते हैं सरकमफेरेंस।
क्यों बोलते हैं सर्कमफेरेंस? तो सर्कम मीन्स चारों तरफ वाली चीज़ें। अभी एक सर्कल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो पैरामीटर क्या है? अभी तक तो हमें पैरामीटर का मतलब ये समझ में आ रहा था कि सारी लेंथ्स को जो है जोड़ दो। इसमें कैसे समझ में आएगी ये बात? तो आप इसमें कैसे समझो, यहाँ पे हमने क्या करा है, एक स्ट्रिंग अटैच कर दी और हमने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया इस जगह। फिर हमने एक थ्रेड लिया और उस थ्रेड को अलोंग द सर्कल ऐसे 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 करके हमने मेजर कर लिया। तो ये तो सर्कुलर फैशन में मेजर हो गया। अब इसी थ्रेड को अगर मैं क्या कर दूँ, सीधा कर दूँ तो मुझे ये एक साइड सी बन गई ना, इस साइड का मुझे पता चल जाएगा कि कितनी लंबी है। तो जो इसको निकालने का तरीका होता है वो फॉर्मूला है 2 × पाई × आर। और पाई क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू या तो होती है 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ये आपको याद करनी है, हायर क्लासेस में पता चलेगा ये पाई की वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन हम देख सकते हैं, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। और सर्कल का एरिया जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? पाई × r²। क्लियर है? अब इसी सर्कल में हम आधा सर्कल कर दें यानी कि सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल यानी कि एरिया हाफ हो जाएगा, तो ½ × पाई r² हो गया। अब बात आती है इसकी सर्कमफेरेंस की। तो सर्कमफेरेंस में आप देख पा रहे हो ये आधा है, तो पूरी सर्कमफेरेंस कितनी थी? 2 पाई r। तो 2 पाई r का हाफ कितना हो गया? पाई r प्लस लेंथ तो पूरी होती है तो r और ये r, तो 2r लेंथ हो जाती है, ये सेंटर होता है। तो और ये r होती है रेडियस, यानी कि कोई सर्कल की रेडियस। तो 2r प्लस पाई r जो है सेमी सर्कल का पैरामीटर हो जाता है। अब मैं एक आपको बहुत ही जनरल सी चीज़ सिखाती हूँ। जनरल चीज़ क्या है कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है, अब पॉलीगन का क्या मतलब होता है और रेगुलर क्यों कह रहे हैं? तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स जो हैं, एक तो क्लोज्ड फिगर होता है ना, और उसका पैरामीटर निकालने की जो बात आती है रेगुलर पॉलीगन की, तो उसमें क्या होता है कि सारी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। क्लियर? तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है पैरामीटर निकालने का? अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाए और एक जो साइड है उसकी लेंथ पता चल जाए, एक नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाए और लेंथ ऑफ वन साइड पता चल जाए, तो हम कर सकते हैं। अब आप जैसे स्क्वायर लो, तो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। तो एक साइड की लेंथ सपोज ए थी, तो फिर पैरामीटर क्या हो जाता है? नंबर ऑफ साइड्स कितने? 1 2 3 4 लिख दिया, फिर एक लेंथ की साइड ए, तो आंसर क्या आ गया? 4a। तो समझ में आ गया रेगुलर पॉलीगन मतलब द पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विच हैज ऑल द साइड्स इक्वल। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? कंपैरेटिव स्टडी तो हमने कर ली, सारे फिगर्स को जो है हमने चेक कर लिया कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया, पैरामीटर, सर्कल का एरिया और पैरामीटर, सेमी सर्कल का एरिया, पैरामीटर, पैरेललोग्राम का, ट्राइंगल का। वी हैव चेक्ड आउट एवरीथिंग। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस इज कि पैरामीटर और एरिया के अंदर क्या कोई रिलेशन है? तो मैंने क्या किया, एक मैंने लिया स्क्वायर लिया, ये ABCD एक स्क्वायर लिया, फिर मेरा मन किया कि इसको मैं काट दूँ, तो मैंने इसमें से एक और स्क्वायर निकाल दिया, ये वाला। फिर मैंने यहाँ से इसको काट दिया। ठीक है, तो काटा तो मैंने क्या करा, मैंने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया क्या होगा अभी? AB × BC, राइट? तो काटने से पहले भी यही एरिया था और काटने के बाद भी यही एरिया है। अब जब इसको काटा तो इसका पैरामीटर देखो तुम क्या हो जाएगा? AB BC CD, यहाँ तक क्लियर है? फिर AG EF और HD, ये भी क्लियर है। और ये एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा इसके पैरामीटर में? GE और HF, तो ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो अब तुम ध्यान से देखो तो ये तो अल्टीमेटली AD ही बन गया, लेकिन जब हमने इसके अंदर से स्क्वायर काट दिया तो इसका पैरामीटर जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब मेरा मन किया दोबारा मैं इसमें से एक और स्क्वायर निकाल दूं, यानी कि मैंने एक और स्क्वायर निकाल दिया। तो आप खुद बताओ कि पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ेगा? पैरामीटर बढ़ेगा या घटेगा? पैरामीटर बढ़ेगा, और पैरामीटर बढ़ गया। लेकिन क्या एरिया पे भी फर्क पड़ेगा साथ में? नहीं, एरिया जो था वही रहेगा। इसका मतलब इफ वी विल इंक्रीज द पैरामीटर, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल अफेक्ट द एरिया ऑफ द फिगर। क्लियर है बात कि चेंजेस पैरामीटर डज नॉट मीन दैट एरिया विल ऑल्सो चेंज। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कभी ये मतलब गलती मत करना कि ये सोचो कि यार इसका पैरामीटर बदल रहा है तो इसका एरिया भी चेंज होगा, ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ें समझ ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब आप बताओ हम इसी क्लास में देखें या अगली क्लास में देखें?
मेरे हिसाब से तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, तो देख लेते हैं इसी क्लास में। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट्स के कन्वर्जन का क्या मतलब है? लेंथ मैंने आपको किस किस में सिखाई थी। लेंथ हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इन सब में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में। ये सब लेंथ मेजर करने के जो है तरीके हो जाते हैं। अब मान लो कि मैंने तो करी मीटर में मेजर, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने करी मीटर में, और ये हो आप, और आपने करी किस में, किलोमीटर में, ठीक है। अब आप मुझे आके बता रहे हो, मैं बता रही हूँ कि जो ये जो स्कूल क्लासरूम है वो कितना उसका लेंथ है, उसका लेंथ है मैंने कहा 100 मीटर या 1000 मीटर, ठीक है। मैंने कहा ये क्लासरूम जो है 1000 मीटर का है, तो 1000 मीटर तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो 100 सेंटीमीटर कह देते हैं। चलो ये बहुत छोटा हो गया, कोई बात नहीं, जस्ट फॉर जम्पशन 100 सेंटी, क्लासरूम नहीं कह रहे हैं, बालकनी या कुछ भी कह दो कि इस फिलहाल बालकनी की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, और आपने मेजर कर दिया मीटर में, मैंने कर दिया सेंटीमीटर, और आप कह रहे हो कि नहीं 1 मीटर है। अब इन दोनों की बात को कैसे मैच करा जाए? तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का सिस्टम आया कि हम एक पॉइंट पे आके इनको बराबर कर देते हैं। तो हम ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कब मीटर और सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे आपस में, कब मीटर और किलोमीटर बराबर हो जाएंगे, कब मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। तो आपस में ये कन्वर्जन की यूनिट्स जो हैं हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको मीटर का और सेंटीमीटर का रिलेशन बताती हूँ। जैसे ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाते हैं, 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। यानी कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर जाना रहेगा तो देखो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको कह दे कि इसको मीटर में बोलो, क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे, 1 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जब सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन है, ऐसे सोचो, और मीटर का सेंट तो डिवाइड कर देंगे, और जो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं कहूँ कि 5 मीटर इज इक्वल्स टू वॉट, तो आप क्या कहोगे, इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यूनिट वैल्यू पता है ना कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू वॉट, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल्स टू वॉट, 500 सेंटीमीटर। तो आप ये फिगर ध्यान रखना कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ और देखो कि ये 100 सेंटीमीटर की जो वैल्यू वो 1 मीटर से हम डिनोट कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मीटर एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो गया कि जो बहुत सारी छोटी यूनिट्स हैं उनको मीटर अपने अंदर सब मर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब आप ये देखो कि आपको छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो आप डिवीजन परफॉर्म करते हो, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हो देन यू विल परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे हम कहें ये 1 सेंटीमीटर है और ये है अपना 10 मिलीमीटर। इसका मतलब जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अब क्या हो गया, अब किलोमीटर बड़ी यूनिट हो गई, तो 1 किलोमीटर से जब मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई, और वैसे मीटर से किलोमीटर में जाना है तो डिवाइड। इसी तरह से एक और यूनिट होती है हेक्टेयर। तो हेक्टेयर में क्या होता है कि ये 100 मीटर इंटू 100 मीटर में कर दूँ तो 1 हेक्टेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हेक्टेयर बेसिकली एरिया की यूनिट होती है, और एरिया में हमेशा याद रखना एरिया की जो यूनिट होती है वो या तो मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइड इंटू साइड, और एक साइड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर, दूसरी साइड की भी क्या होगी, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा आंसर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो हमेशा एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर ऐसे आएगी। और एक चीज़ और याद रखना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो यूनिट्स हैं, जैसे एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट्स शुड बी सेम, या तो वो मीटर में ही हो या सेंटीमीटर में ही हो या मीटर मिलीमीटर में ही हो या किलोमीटर में ही हो, क्लियर। तो 1 हेक्टेयर कितना हो जाता है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये 1 हेक्टेयर की वैल्यू हो गई 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 1 हेक्टेयर के अंदर आ गया। इसका मतलब हेक्टेयर कैसी यूनिट हो गई, बड़ी यूनिट हो गई, और ये जो 10,000 मीटर स्क्वायर जो है वो छोटी यूनिट हो गया, क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि जैसे इसने बोला आपकी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, तो 1 मिलीमीटर में तो नहीं होते कुछ भी, लेकिन हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है,
ठीक है। अब इसने मिलीमीटर स्क्वायर बोला है, मिलीमीटर स्क्वायर करने के लिए भी यहाँ पे भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या करें हम, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो एक और सेंटीमीटर में भी 10 मिलीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो गया, 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब इसने हमसे क्या पूछा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब एक की वैल्यू पता है तो 50 की निकालने में कौन सी दिक्कत है, और मैंने आपको बताया ही था। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से आप जा रहे हो किस में, मिलीमीटर स्क्वायर में, यानी कि बड़ी यूनिट से आप कहाँ जा रहे हो, छोटी यूनिट में। और जब बड़ी से छोटी में जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यही तो सिखाया था मैंने आपको। देखो ये कौन सी यूनिट है आपकी, बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 × 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा देखो, कह रहा है 2 हेक्टेयर को किस में बदलना है, इन मीटर स्क्वायर। अब वापस से 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलवा रहा है, यानी हेक्टेयर कैसी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, और मीटर स्क्वायर छोटी है। तो पर हमें पता है 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, अभी तो पढ़े, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 2 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना इजी। ठीक है। अब जैसे इसका थर्ड फिगर देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन, 10 मीटर स्क्वायर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप ध्यान दो, 10 मीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप मुझे बताओ कि मीटर स्क्वायर से कहाँ जा रहे हैं हम, सेंटीमीटर, यानी कि बड़ी यूनिट से किस में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में जा रहे हैं। अगेन वही चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हमें कितना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो 1 मीटर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 सेंटीमीटर फिर 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, फिर से 1 मीटर की वैल्यू 100। तो हमने देखा कि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर की वैल्यू। तो 10 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप सबको पता है, जैसे कल एक्सपोनेंट वाली क्लास में मैंने बताया था कि बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाती है। इसकी पावर कितनी, 1, इसकी 4, तो 4 + 1 5, ये आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी आपने ऑब्जर्व किया ना, बड़ी वैल्यू न्यू यूनिट से छोटी में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई। अब क्या कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। दिस वन इज ट्रिकी। अब यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि अब क्या हम बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटी यूनिट को हम कर रहे हैं बड़ी यूनिट में कन्वर्ट। तो अब हम क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिवीजन। जरा देखें, तो मैंने अभी अभी पाया कि 1 मीटर स्क्वायर में जो है 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। क्लियर है। अब मुझे अब की बार चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कैसे हो जाएगी, डिवीजन परफॉर्म करके। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और हमें कितना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट। तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻3, और ये क्या है, 1/10⁻⁴। अब यूनिट कन्वर्ट कर ली ना डिवाइड करके। ठीक है। तो क्या हो गया, 10⁻3 - 4। बेस तो बराबर है डिवीजन में, लेकिन पावर्स अलग अलग है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 3 - 4 कितना हो गया, 10⁻⁻1। और मैंने आपको इन्वर्स का फंक्शन भी सिखाया था कि 10⁻⁻1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 10⁻1 थी वो डिनोमिनेटर में थी, और न्यूमरेटर में लिखने के लिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। और डिनोमिनेटर में कैसे दिखाएंगे, 10⁻1। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो इन्वर्स का फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब 1/10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में दिखाने के लिए। तो मीटर स्क्वायर में कितना सा हो गया, 0.1 मीटर स्क्वायर, कितना छोटा हो गया। ठीक है। तो ये तो हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको उसमें एप्लीकेशन सिखाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी कि हमने अभी क्या क्या सीखा। तो हम उनके एप्लीकेशंस देखेंगे कि पाथ कैसे बनाना है, पार्क के आउटसाइड, कोई पार्क के आउटसाइड पाथ बनाना है, या फिर कोई पार्क होता है जिसमें डायगनल में बीच में कहीं जगह होती है, खाली जगह, वो कैसे बना सकते हैं, और फेंसिंग करानी है वो कैसे कराएंगे, या कितना रुपया लगेगा। तो हम ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।